गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक चल रहा हम लोग का एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन हो रहा है। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की बात हो चुकी है पहले। अच्छा, स्पेक्ट्रम की बात हो चुकी है। डिवाइड होना कलर्स का, वाइट कलर का डिवाइड होना, ठीक है, अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में। यहाँ लिखता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एज मेंशन्ड इन सेक्शन 2.3.3 में पीछे पढ़ाए हैं। कैन बी एक्सप्लेन्ड क्वांटिटेटिवली यूजिंग बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल की सहायता से हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एज्यूम्शन 2, सेकेंड क्या था एज्यूम्शन, देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। एनर्जी इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होता है, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हायर स्टेट पे जाएगा, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करता है तो लोअर स्टेट पे आ जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी एब्जॉर्ब किया है तो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, एनर्जी रिलीज कर दिया है तो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। लगातार एनर्जी लॉस नहीं होते रहता है, ठीक है। चलिए, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो एनर्जी गैप को हम लोग दिखाएंगे डेल्टा ई से। डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई एफ को दिखा रहे हम लोग ई फाइनल से, और ई आई को दिखा रहे हम लोग ई इनिशियल से, ठीक है। एफ और आई, ये स्मॉल एफ है ना। यहां लिख देंगे आप ई एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल, और ई आई इक्वल्स टू इनिशियल। अब यहाँ पे देखिए, तो डेल्टा ई बराबर ई एफ माइनस ई आई। ई एफ और ई आई की जगह पे कुछ लिखा हुआ है, ई एफ की जगह पे ये लिखा हुआ है और ई आई की जगह पे ये लिखा हुआ है। तो याद कीजिए, हम पीछे पढ़ाए थे आपको, और यहाँ पे हम बताए थे आपको ई एन इज इक्वल्स टू माइनस आर एच बाई माइनस आर एच इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, ये पढ़ाए थे, ठीक। तो माइनस आर एच, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर, ई इक्वल्स टू, ठीक है, ई बराबर पढ़ाए थे पीछे, याद है सबको को, ठीक। तो माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर, चूंकि फाइनल होगा तो एन एफ स्क्वायर, और इनिशियल होगा तो ई आई स्क्वायर, सॉरी एन आई स्क्वायर। कोई दिक्कत की नहीं को पीछे। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, ई एफ के वैल्यू दिए माइनस आर एच बाई एन एफ स्क्वायर, और ई आई के वैल्यू दिए माइनस आर एच बाई एन आई स्क्वायर। एन आई और एफ आई क्या है, एन आई आपका है इनिशियल ऑर्बिट, स्टार्टिंग ऑर्बिट, और एन एफ क्या है, फाइनल ऑर्बिट, ठीक, जहां से एनर्जी, जैसे कि बोलते हैं ना ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, वही बात होती है। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आर एच, इसमें से कॉमन ले लिए, क्या किया, आर एच को कॉमन ले लिए, तो आर एच इसमें भी था, आर एच इसमें भी था, दोनों से आर एच कॉमन निकाल लिए। अच्छा, देखिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख सकते हैं आर एच बाई एन आई स्क्वायर, तो आर एच तो बाहर निकल गया, तो 1 बाई एन आई स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई एन आई स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर। आर एच का वैल्यू देखिए पीछे पढ़ाए थे, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। आर एच क्या है, आर एच क्या है, आर एच, आर एच को कोई वैल्यू आ रहा है तो आर एच कोई ना कोई कांस्टेंट होगा ना जी। आर एच को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट, वेरी गुड। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर होगा जी। कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखता है द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ द फोटोन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय द यूजिंग इक्वेशन। अब यदि हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो
ये तो बात हुई एनर्जी की। यदि हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या जानते थे, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो न्यू बराबर E बाई एच, डेल्टा E बाई एच होगा। इस चीज को यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा E बाई एच, देखिए डेल्टा E के वैल्यू हम निकाले हैं कितना, आर एच इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर। तो डेल्टा E जब लिख दिए आर एच इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर। एच आपका नीचे है, एच को नीचे एज इट इज छोड़ दिए। कोई दिक्कत है कि निको गर्ल्स, समझ रही है तुम लोग? हाँ ठीक, देखो आगे आर एच के वैल्यू लिख दिए। एच क्या है, एच रेजबर्ग कांस्टेंट, ताली बजाओ जी। एच क्या है, आर एच ना रेडबर्ग, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। घर में पढ़िए लिखिए तो बेहतर होगा, है ना। ऐसी क्लास 10 तक हिंदी मीडियम से है, सब कुछ हिंदी में पढ़ के आए, जज बोर्ड में ना आप लोग सब कोई। हाँ, बहुत हाई लैंग्वेज का, बहुत हाई लेवल का तो कहाँ से हो पाएगा। कम से कम पीछे चीज तो पढ़ लिया करो। हाँ, पीछे भी नहीं पढ़ के आते, उसी दिन डांटे इतना, फिर नहीं पढ़ते हो। और नहीं पढ़ना है तो बाबूजी को बोल दो, पैसा बचा देंगे आप लोग के लिए, बिजनेस कर देंगे, पैसा बचा आपके शादी कर देंगे। शादी तो करवे करेंगे, लेकिन पैसा बच जाएगा उनका ना। बर्बाद क्या कर रहे हो पैसा को, कुछ करना धरना नहीं है तो मेहनत कीजिए। कोई उपाय नहीं है बिना मेहनत का, कोई उपाय नहीं है। बताते ना 5 और 50 के रेशियो। अभी 5 साल मेहनत कर लो तो आगे 50 साल आराम से कटेगा। अभी 5 साल आराम से काट लो, आगे पैसा मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई रिक्शा टानोगे, कोई साइकिल में फंसाओगे, कोड़ी लेके जाओगे कोड़ी करने रांची, यही करोगे जिंदगी में, और क्या करोगे। पढ़ते ही नहीं हो तो क्या बोले। आइए देखिए, हम उम्मीद तो नहीं करते कि सब करोगे, लेकिन फिर भी क्या बोले, बोलना पड़ता है आप लोगों को ना। लक्षण खराब है आप लोग का, सुधारिए। आर एच के वैल्यू लिखिए यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट के वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल से जूल कट गया, 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व किए। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आता है मेरा 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर, 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर। अच्छा, ये केस रहा आपका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन यदि हम चाहते हैं वेव नंबर निकालना, तो यदि हम चाहते हैं वेव नंबर निकालना तो क्या होगा, वेव नंबर के लिए V बाई सी, ठीक है। C क्या है, कांस्टेंट है, बहुत अच्छा बात है। कौन सा कांस्टेंट है, क्या है, वेलोसिटी है। कांस्टेंट है, किसका वेलोसिटी है, मेरा कि तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन का। बहुत अच्छी बात है, वेव का और अच्छी बात है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, पढ़े थे ना 9th में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, वेव नंबर बराबर हो गया V बाई सी। V का वैल्यू अभी हम लोग लिखे हैं, है ना, आर एच इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर। अब यहां से ठीक है। V का वैल्यू कितना है, आर एच बाई एच, आर एच बाई एच इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 बाई एफ स्क्वायर। सी था साथ में सी लगा दिए। अब जब आर एच का वैल्यू, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, सब का वैल्यू पुट करेंगे, आर एच बाई एच का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15, ये लिख दिए।
यहाँ पे लिख दिए 3.29 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको सॉल्व किए तो इतना आया ये वेव नंबर के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 चीज निकल गया भैया। एनर्जी निकालना है तो आप इसको पुट करोगे, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, इस फॉर्मूले को पुट करोगे। आपको वेव नंबर निकालना है, इस फॉर्मूले को पुट करोगे और न्यूमेरिकल्स बना लोगे। ठीक है, चलिए। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम NF इज ग्रेटर देन NI। अगर मान लीजिए वो एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब किया ज्यादा एनर्जी हो गया ना, तो फाइनल वाला ज्यादा हो जाएगा ना। मान लो एब्जॉर्ब कर लिया, ताकत आई जी, मतलब फाइनल एनर्जी ज्यादा है और इनिशियल कम है। ठीक है, तो इस केस में डेल्टा ई आपका पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लीजिए NI आपका ज्यादा हो जाए, मतलब रिलीज कर दे, एक सैचुरेटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, रिलीज कर दे, तो उस केस में क्या होगा? ये डेल्टा ई नेगेटिव हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे भैया वहां से इमिशन हुआ, निकला है। मतलब डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब क्या हुआ है? एक्साइटेड स्टेट पे गया है, एब्जॉर्ब किया है। डेल्टा ई का वैल्यू नेगेटिव आता है, मतलब वो ग्राउंड स्टेट पे गया है, रिलीज किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। अब कुछ कमी रह गई नील्स बोर साहब के मॉडल में, तो क्या क्या कमी रह गई वो समझने की कोशिश करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स। तो नील्स बोर साहब का कुछ कमी रह गया मॉडल का, जिस प्रकार से रदरफोर्ड साहब का कमी था। क्या था भाई रदरफोर्ड साहब का ड्रॉबैक? उनसे पूछा गया है कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि इलेक्ट्रॉन्स आपके हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अपने एनर्जी लूज करना चाहिए इसको, और एक समय ऐसा होना चाहिए था ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर देना चाहिए इसको। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, तो भाई क्यों नहीं होता? सवाल ये उठा कि क्यों नहीं होता है ऐसा, तो वो नहीं बता पाए। उसी प्रकार से नील्स बोर साहब का भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो क्या लिमिटेशंस है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इनका जो गुण था ना, उसी में एक अवगुण है। ठीक है, ये पहले ही बोल दिया था भैया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए वैलिड है और यही एक अवगुण है इनका। ठीक है, पहला क्या भैया कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम के लिए एप्लीकेबल है। मतलब हाइड्रोजन के लिए होगा, He+ के लिए होगा, Li2+ के लिए होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ना, इसके लिए होगा एप्लीकेबल, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सर कार्बन को चोरी कितने भैया 4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा असंभव टाइप का चीज है। ठीक है, इसलिए तो कार्बन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। चल, तो पहला बात समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत? ये सिर्फ हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। हीलियम 1+ में 1 के 2 मिला के है 1+, मतलब एक दे दिया तो 1 ही नहीं बचा जी। हाँ, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। आगे देखिए, बोर्स थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा, कैसे कैसे टूटेगा? एक टूटेगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में,
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक टूटेगा आपका इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट होता है तो हम उसका नाम देंगे स्टार्क इफेक्ट। क्या नाम देंगे? तो हम आपसे पूछेंगे क्लास में व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, तो बताइएगा। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में यदि स्प्लिटिंग लाइन स्प्लिटिंग हो रहा है स्पेक्ट्रल लेंस का, तो उसको क्या बोलेंगे? जिन्नत नहीं, सब अपना अपना नाम ले रहे हैं। जीमेन इफेक्ट, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को भी नहीं बता पाए कैसे हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को भी नील्स बोर साहब नहीं बता पाए। सर तो कौन बताया? आगे बात करेंगे, बहुत सारी चीजों की बात करना बाकी है। डुअल बिहेवियर बात करेंगे, हैंसफोर्थ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बात करेंगे आज, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ द एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। अब एटम्स के मिलने से किसका निर्माण होता है? मॉलिक्यूल्स का। तो कुछ ना कुछ तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता होगा ना। हाँ, तो फिर वो नहीं बता पाए कि कैसे होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को समझने से पहले दो चीज को थोड़ा सा और गहराई से समझना पड़ेगा। पहला है आपका डुअल बिहेवियर, ठीक है, दो तरफा व्यवहार, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और दूसरा आपका हैंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैया कि डुअल बिहेवियर मैटर क्या है। डी ब्रोगली साहब को दिया हुआ था, पहले पढ़ा चुके हैं इस चीज को, है ना। दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ठीक है। कोई लड़का यदि मान लीजिए यहाँ का बात वहाँ करना सीख जाए, इस तरह का काम करे, तो क्या बोलते हैं? डुअल बिहेवियर ऑफ मैन, ठीक है। आदमी का दोहरा चरित्र नहीं है, ठीक है। तो उसके पास लड़का के साथ साथ, मतलब आप लोग मानते हैं, लड़कियां मानते हैं लड़की का ही गुण है भाई। हम तो नहीं बोले, आप ही बोल रहे हैं ना। हम क्या बोले कि लड़का का गुण के साथ साथ, तब तो चुप हो गए। आप खुद बोल रही हो कि लड़की का भी गुण है, मतलब आप मानते हो कि लड़की का ही गुण है। देखो तो सच को क्या छिपाना, क्या? हाँ यस पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो नेचर होता है मैटर का, पार्टिकल नेचर और वेव। वेव समझते हैं? वेव ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरी, हलचल से मच जाए। चलो हलचल नहीं मचाना है, ठीक है, इसी को हलचल हो गया कल, ठीक है। आगे चलते हैं आज। The French physicist de Broglie in 1924 proposed, नहीं पता? टॉपिक का नाम है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मिला? अब मिला। The French physicist de Broglie in 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior। अब ये बोलते हैं भैया कि जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन के पास भी दो बिहेवियर होना चाहिए। कौन कौन सा बिहेवियर? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज। दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव वेवलेंथ एंड मोमेंटम। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे भैया, फोटोन के पास क्या क्या है? वेवलेंथ है और मोमेंटम है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन के पास भी आपका वेवलेंथ होगा और मोमेंटम होगा। व्हाट इज मोमेंटम? गर्ल्स में से कोई बताइए मोमेंटम क्या होता है? लड़का लोग के बाद में पूछेंगे। कोई भी गर्ल्स में बता दो, एक सिंगल भी। हिंदी इसका हम बताते हैं संवेग। संवेग, बीएड वाला संवेग नहीं, यहाँ वाला संवेग, केमिस्ट्री वाला संवेगात्मक नहीं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो कृपया करके इंग्लिश में बोल दिया कीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज
मोमेंटम। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट लगाना है, मास जाने रहे हैं, जाने रहे हैं। आगे नेक्स्ट लाइन, डी ब्रोगली फ्रॉम दिस एनालॉजी gave the following relation between the wavelength and momentum of the metal particle। तो डी ब्रोगली साहब एक रिलेशन देते हैं, क्या देते हैं? लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। सेम चीज क्यों रिपीट करेंगे? लैम्डा क्या रूबी? लैम्डा क्या बताइए? वेवलेंथ। शाबाश। एम क्या है? बी क्या है? एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। वेलोसिटी किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चलिए मास किसका? मास यहाँ पे क्या हुआ? वेयर मास इज द वेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, वी इसका वेलोसिटी और पी क्या है? मोमेंटम। ठीक है, चलिए कुछ और भी था पढ़ देते थोड़ा सा। De Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction of phenomenon characteristics of wave। अब ना डी ब्रोगली साहब अनुमान लगा रहे थे कि ये वेव नेचर का होना चाहिए, बता रहे ना, ये बोल रहे ना कि फोटोन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होना चाहिए। ये तब कंफर्म हो गए जब ये डिफ्रैक्शन शो कर दिया। ठीक है, जब आप लोग क्लास 12 में वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा ना, उसमें पढ़िएगा डिफ्रैक्शन। क्लास 10 में पढ़े क्या है डिफ्रैक्शन मेरे विचार से? हिंदी में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, हिंदी भुला गए। ठीक है, हिंद देश के निवासी सभी जन। चलिए this fact has been put to use in making an electron microscope। अब इस डिफ्रैक्शन वाले फैक्ट का यूज कहाँ हो रहा है हम लोग? अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाने में, विच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो किस पे बेस्ड होता है? वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला टॉपिक है आपका हेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? अनटर्टेनिटी। अनटर्टेनिटी नहीं है, हाँ। सर्टेन मतलब निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। पानी आएगा जी आज? हाँ, आप तो निश्चिंत हैं, आप निश्चित है कि पानी आएगा। बिजली कब आ जाएगी, बिजली कब चल जाएगी, ये निश्चित नहीं है ना। बिजली कब कट जाएगी, बिजली कब चली जाएगी, और बीवी को गुस्सा कब आ जाएगा, ये दोनों अनिश्चित है। निश्चित है? नहीं। कभी मम्मी को गुस्सा तो जानती हो? पापा पे। आपको पता है कि आपके ऊपर कब गुस्सा आने वाला है ना? पापा पे कब गुस्सा आएगा निश्चित है? कभी वो फट, पापा पूरा दिन शांत रहते नहीं भैया, कब मम्मी फट जाएगी कोई गारंटी। सबके घर की यही कहानी है, सिर्फ हमारे आपके घर की बात नहीं है। तो उसी प्रकार से एक और चीज है जो कि अनिश्चित है। क्या? वही तो पढ़ाने वाले हैं, हेंसबर्ग साहब वही पढ़ाए हैं। ठीक है, हेंसबर्ग साहब का है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, एक निश्चित समय पे इलेक्ट्रॉन का क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, टन टन टन, हंसने यहाँ पे हैं, हंसे गए तो इलेक्ट्रॉन्स के एक निश्चित टाइम पे क्या पोजीशन है, कहाँ पे हो, क्या पोजीशन है और वेलोसिटी क्या है, ये दोनों थोड़ा सा अनिश्चित वाला चीज है। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन निकाल पाना मुश्किल है ना, वो भी अनिश्चित है। ठीक है, वार्नर हेंसबर्ग्स
जर्मनी के थे, फिजिसिस्ट थे, थोड़ा तो केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं। अरे हाँ भैया, सब जुड़ा हुआ है, सभी विषयों का सबसे तालमेल है ना। इन 1927 1927 में देश आजाद हो गया था? नहीं। कौन देश? पहले पूछ लो सर, कौन देश की बात कर रहे हैं? अमेरिका बोलते थे सब। Stated uncertainty principle, which is the consequence of dual behavior of matter and radiation. It states that, क्या बोलते हैं ये? It is impossible, असंभव है, क्या करना? Simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. Exact position क्या है? पोजीशन को हम x से दिखा रहे हैं, ठीक है? किससे दिखा रहे हैं? x। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है, इस चीज को निकाल पाना इसको बताना असंभव। असंभव मतलब मम्मी गुस्सा गई तो जब तक नहीं चिल्ला के मानेगी तब तक उसको शांत करना असंभव है। वैसे यहाँ पर है भाई, ये भी असंभव है। घर में मम्मी को ऐसा वीडियो नहीं दिखाया करो, ठीक है? ट्यूशन छोड़वा देगी आपको। चलिए, मैथमेटिकली इस चीज को दिया गया है ना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, पी क्या है जी? यहाँ पे क्या लिखा है जी? h/4 पाई। यस सर, 4 पाई। ठीक है, या तो इसी चीज को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या होता है? चलिए, असुविधा के लिए खेद है। ट्रेन में जाइएगा ना, तो अगर आपकी ट्रेन लेट रहेगी ना तो ऐसे ही बोलेगा, असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, खेद मतलब दुख, है ना। चलिए, हम लोग यहाँ तक हो चुका था, फिर चलते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। कौन दिया इस चीज को? हैंसबर्ग साहब। चलो ठीक है, चलो भाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर mv। मास कांस्टेंट बाहर किए हैं, फिर मास को इधर नीचे लेके आ गए, तो बचा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 mm। 4m। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे देखिए। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस समझिए। One of the most important implications of the Hensburg's uncertainty principle is that it rules out existence of definite paths or trajectories of electrons and other similar particles. The trajectory of an object is determined